स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 7 आई है, इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए। डेट, क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। ये आपकी एसएसटी की इतिहास की वर्कशीट है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, व्यापार से साम्राज्य तक। ये आपका पार्ट 2 है। इसकी आज हम लोग उप विषय, जो आज का हमारा सब टॉपिक है वो है कंपनी का फैलता शासन, यानी कि कंपनी किस तरह से हमारे भारत में फैली, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आरंभिक काल, यानी कि स्टार्टिंग में क्या हुआ। बक्सर की लड़ाई जो कि 1764 में हुई थी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय रियासतों में कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि, जिन्हें क्या कहते थे हम लोग, रेजिडेंट कहा जाता था, तैनात कर दिए। उनका काम कंपनी के हित की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था। रिजिट्स के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतर मामलों में, यानी जो उनके हिंदुस्तानियों के अपने इंटरनल मामले थे, उनके मामलों में भी दखल देने लगे थे। अगला राजा कौन होगा, किसको किस पद पर बैठाया जाएगा, ये चीज़ें भी कंपनी के अफसर तय करना चाहते थे। आई बात समझ में। यानी बक्सर की जो लड़ाई हुई थी 1764 में, उसके बाद से जो हिंदुस्तान था हमारा, इसके ऊपर पूरी तरह से अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा करने की कोशिश शुरू कर दी थी और काफ़ी चीज़ें उन्होंने अपने ही हाथ में कर ली थी। और जिसके लिए उन्होंने किसको तैनात किया था, रेजिडेंट्स को तैनात किया था, जिनका काम क्या था कि वो कंपनी के हक़ में काम करते थे, कंपनी का फ़ायदा सोचते थे। आगे देखिए क्या लिखा है। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी, यानी कि अब ये एक नई संधि थी जिसका क्या नाम था, सहायक संधि। चलिए देखते हैं कि इस संधि के अंतर्गत क्या था। तो ये लिखा है, जो रियासतें इस बंदोबस्त के मान लेती थी, यानी कि जो इस संधि को मान लेती थी, उनको क्या किया जाता था, उसे अपनी स्वतंत्रता सेना रखने का कोई अधिकार नहीं रहता था कि भाई अब आप मेरी बात मान गए हैं, मेरे अंडर में है, तो आपकी देखभाल करना मेरा काम है, इसलिए आप अपनी कोई भी सेना नहीं करेंगे, ठीक है। उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और इस सहायक सेना के रख रखाव के लिए भारतीय शासक कंपनी को रकम देते थे। यानी कि अब उनको सेना भारतीय अंग्रेज़ों की तरफ से दी जाती थी कि भाई ये सेना आप लोगों की रक्षा करेगी। जाहिर सी बात है भाई, अब आप अपनी सेना बनाएंगे, अगर आपको अकल आ गई तो कहीं आप अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ ना खड़े हो जाए, है ना। इसलिए अंग्रेज़ों ने ये पॉलिसी रखी कि भाई अगर आप हमारे दोस्त हैं, हमारी बात मानते हैं, तो आपको अपनी सेना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है, ठीक है ना। कि अगर आपको कभी अकल आ भी जाए तो भी आपके पास हथियार और फौज ना हो, ठीक है। लेकिन अगली बात क्या बोलते हैं कि अगर भारतीय शासक रकम अदा ना कर पाते थे या कर चुकने में क्या हो जाता था, चूक जाते थे, तो जुर्माने के तौर पर उनका जो इलाका था वो कब्ज़ा कर लिया जाता था। यानी बादशाह या तो उनसे कहते थे कि ठीक है भैया आप अपनी बना लो, तो हमें भाई इसके लिए रकम दो, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ उदाहरण भी आपको दिया गया। उदाहरण के लिए जब रिचर्ड वेलीजी गवर्नर जनरल था, यानी कि अब ये वहाँ के गवर्नर जनरल का नाम है, उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि वो सहायक सेना के लिए रकम अदा करने से चूक गए थे। यानी जो रकम अदा करनी थी, जो उनको पैसा देना था, वो उस पैसे को नहीं दे पाए थे, नहीं चुका पाए थे, इसलिए उनको अपना आधा, जो उनका रजवाड़ा था, जो उनका आधा इलाका था, वो उन्हें मजबूरी में देना पड़ा। इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए थे, ठीक है। अब देखिए आगे क्या लिखा है, सीधी लड़ाई। अब सीधी लड़ाई क्या हुई, तो लिखा है आरंभिक वर्षों में शक्तियां अर्जित करने के बाद जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया, तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सेना टकराव का रास्ता अपना लिया, ठीक है। इसे हम इनको हम दो उदाहरणों से जान सकते हैं। एक मैसूर का, जो आपका मैसूर का टीपू सुल्तान का युद्ध था, उसके बारे में, या फिर जो मराठों से लड़ाई हुई थी उसके बारे में। तो दो उदाहरण आपको दिए गए, तो चलिए देखते हैं। इसमें कहना चाह रहे हैं कि अंग्रेज़ों को जब ये पता चल गया ना कि भाई अब हमारे ऊपर ख़तरा आ रहा है, लोगों को अकल आ रही है, वो समझ रहे हैं इस बात को, और वो भी अंग्रेज़ जो थे वो भी पूरी तरह से मजबूत हो चुके थे, उन्होंने अपने आप को एक अच्छी ताकत के रूप में बना लिया था, तो इसलिए उन्होंने क्या अपनाई, लड़ाई अपनाई, ठीक है। अब देखिए मैसूर का जो युद्ध हुआ था टीपू सुल्तान के साथ, वो क्या था, तो हैदर अली 1761 से लेके 1782 तक की जो थे, उनका क्या हो गया, विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान थे, जो 82 यानी 82 से 99 99 तक रहे थे।
जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुका था। यानी जाहिर सी बात है, जब आपका बादशाह ताकतवर होगा तो आप खुद अच्छे होंगे, खुद ताकतवर होंगे। भाई जाहिर सी बात, अब देखिए आपके टीचर आपको अच्छा पढ़ा रही हैं तो आप ऑब्वियस सी बात है कि अच्छे स्टूडेंट होंगे, आपको हर चीज़ समझ में आ रही होगी। अब वहीं अगर आपके टीचर आपके साथ टाल मटोल करना शुरू कर दे, हाँ ठीक है कल पढ़ा दूंगी, हाँ ये अभी थोड़ा सा छोड़ दो, तो आपको क्या होगा, आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं होगा। फिर आप अपने आप को कमज़ोर महसूस करेंगे। फिर एग्ज़ाम जो आपकी एक लड़ाई होती है उसमें आप जाते हुए डरेंगे कि भाई हम जाएं ना जाएं। वहीं अगर आपके टीचर ने आपको बिल्कुल परफेक्टली ट्रेंड कर दिया है तो आपको जो एग्ज़ाम है, जिसे हम कहते हैं ना हमारे पूरे साल भर की जंग है, वो आप जाएंगे खुशी खुशी और जीत के आएंगे, 100% मार्क्स आएंगे आपके, है ना। सेम ऐसे ही अगर आपका बादशाह ताकतवर होता है तो प्रजा अपने आप ताकतवर हो जाती है। अब यह लिखे, मालाबार तट पर होने वाले लाभकारी व्यापार मैसूर रियासतों के नियंत्रण में थे। यानी कि जो अब ये एक तट है उसको नाम लिया है इन्होंने मालाबार। वहाँ के जो व्यापार हुआ करता था जो बहुत ज़्यादा लाभकारी था, वो किसके नियंत्रण में आ रहा था, मैसूर यानी कि टीपू सुल्तान के नियंत्रण में आता था। जहाँ से कंपनी चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। 1775 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासतों में पड़ने वाले बंदरगाहों से कंपनी को चंदन की लकड़ी, लाल मिर्च और इलायची के निर्यात पर को रोक दिया। यानी अब टीपू सुल्तान ने क्या कहा, टीपू सुल्तान ने कहा भाई जाहिर सी बात है अगर आपको लेना है तो आप पूरी कीमतों के साथ लें, अदरवाइज़ छोड़ दें, हमें कोई ज़रूरत नहीं है आपके साथ किसी भी तरह का कोई भी व्यापार करने की। जो रियासतें टीपू सुल्तान के अंडर में आते थे उनके साथ उन्होंने ऐसा किया, ठीक है। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ व्यापार करने से रोक दिया। यानी उसने जो अपने बस में था वो तो रोका ही रोका, साथ में जो आपके स्थानीय व्यापारी थे बड़े बड़े, उनसे भी कह दिया कि आप लोग भी नहीं भेजेंगे, अगर भेजेंगे तो जो भी रहा उस ज़माने में उसने जुर्माना लगाया या कुछ भी कहा, क्योंकि इंसान इतनी आसानी से मानता तो नहीं है जब तक कि उसके ऊपर सख्ती ना की जाए। सुल्तान ने फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ भी घनिष्ठ संबंध विकसित किए। यानी अब इन्होंने क्या काम करा, फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ अपने संबंधों को बढ़ाया, ठीक है, और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। यानी अपनी सेना को कहते ना मॉडर्नाइज किया। सुल्तान ने इन कदमों से अंग्रेज़ जो थे वो आग बबूला हो गए। जाहिर सी बात है, अब आप मान लीजिए दोस्त मेरे हैं, मेरे साथ रहते हैं, मेरी बातें करते हैं, सब कुछ मेरे अंडर में करते हैं, और उसके बाद फिर आप अचानक से मेरी दोस्ती को कहें नहीं हमें आपकी दोस्ती नहीं चाहिए और किसी और से दोस्ती कर लें, तो मुझे गुस्सा आएगा ना कि भाई हम अच्छे दोस्त थे और आप किसी और के साथ दोस्ती कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, है ना। सेम ऐसे ही अंग्रेज़ों के साथ हुआ कि भाई हम व्यापार कर रहे थे अच्छे भले, ये सारा हक हमारा था और तुम किसी और को दे रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो इसके बाद क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने मैसूर के साथ अंग्रेज़ों की 4 बार युद्ध हुए, 4 लड़ाइयाँ हुई, ठीक है। लास्ट की जो लड़ाई हुई जो वो 1799 में हुई, उसमें आपके टीपू सुल्तान जी जो हैं वो मारे गए, उनको मार दिया गया और मैसूर का राजकाज जो है पुराने वोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। इसी के साथ मैसूर जो है उसके ऊपर भी सहायक संधि थोप दी गई। चलिए तो अब अगली लड़ाई को देखते हैं। अगली लड़ाई जो हुई थी ये किसके साथ हुई थी, मराठों के साथ हुई थी। तो देखेंगे यहाँ लिखा है मराठों के साथ लड़ाई 18वीं शताब्दी में हुई थी। 18वीं शताब्दी के आखिर से कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और ख़त्म करने के बारे में सोचने लगी थी। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हारने के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की जो बागडोर थी वो सिंधियों, होलकार और इसके बाद आपके गायकवाड़ और घोंसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथ में थी। ये इसके मेन बड़े बड़े राजवंश हैं। ये सारे सरदार एक पेशावर यानी कि जिसको हम सर्वोच्च मंत्री कहते हैं के अंतर्गत राज्य मंडल के सदस्य थे। पेशवा इस राज्य मंडल का सैनिक और प्रशासकीय का मुख्य होता था और ये पुणे में रहता था। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस 2 प्रसिद्ध मराठा योद्धा थे और राजनीतिज्ञ भी थे। आगे बताते हैं कि एक बार कई युद्धों के द्वारा कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहला युद्ध जो हुआ वो कब हुआ, 1782 में हुआ। इसका क्या नाम था, सालबाई सिंधी के साथ ख़त्म हुआ और जिसमें कई पक्ष नहीं जीत पाए थे। दूसरा अंग्रेज़ मराठा का युद्ध 1803 से 5 के बीच में चला। ये भी कई मोर्चों पर लड़ा गया, यानी अलग अलग उस पर लड़ा गया
अतः क्या हुआ इसका नतीजा ये हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा और दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गए। अतः 1817 से 19 के तीसरे जो अंग्रेज़ों के युद्ध हुआ मराठा के साथ की ताकतों को पूरी तरह कुचल दिया गया और पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिटकोर में पेंशन पर भेज दिया गया। अब ये लोग, ये काम बहुत इंपॉर्टेंट था, ये लोग ज़रूर करते थे कि जो बादशाह हुआ करता था ना उसको या तो मार दिया करते थे, मार दिया तो बात ख़त्म, लेकिन अगर नहीं मारते थे तो वो उसको जगह से मुंतकिल कर देते थे, शिफ्ट कर देते थे उस जगह से और किसी दूसरी जगह पे पेंशन के थ्रू रख देते थे कि ठीक है भाई, आप चुपचाप अपना यहाँ रहो, मज़े से ज़िंदगी काटो और हम आपको 1000 रुपये 500 रुपये जो भी उस दौर में चलते होंगे वो दे दिया करते थे, एक इतना अमाउंट कि वो हंसी खुशी रह सकें। ठीक है, अब उनको भी ये लगता था कि हम हार गए हैं, मरने से बेहतर है कि चुपचाप अपनी जगह को मुंतकिल कर लो, है ना। तो यहाँ देखिए आपको बताया ना कि कानपुर पे शिफ्ट कर दिया था। अब विजय सिंध के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था, यानी कि अब जो दक्षिणी हिस्सा था उस पर पूरी तरह से किसका हुकूमत हो गया था, अंग्रेज़ों का। ठीक है, अभी आपका प्रश्नोत्तर दिए गए हैं तो चलिए पढ़ते हैं। पहला प्रश्न लिखा है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सहायक संधि के द्वारा भारतीय रियासतों पर किस प्रकार कब्जा किया। तो देखिए यहाँ आपके 4 क्वेश्चन है, चारों काफ़ी बड़े बड़े हैं आंसर्स के साथ, तो आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। जो आंसर मैं लिखा रही हूँ उसको लिखेंगे भी और लर्न भी करेंगे। चलिए देखते हैं आंसर। कि आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं, इस गठबंधन की शर्तों के अनुसार भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सेना रखने का कोई अधिकार नहीं था। ठीक है, वो जो कंपनी थी उनके द्वारा ही दी गई सेना को रखती थी और उसके लिए उनको कंपनी को कुछ पैसे भी देना होते थे। ठीक है, यदि वो पैसे नहीं दे पाते थे, वो भुगतान नहीं कर पाते थे, तो उसके लिए उनके जो हिस्सा हुआ करता था, जो उनकी ज़मीन हुआ करती थी, उसको छीन लिया जाता था। ठीक है, कर सकते हैं आप। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। या नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, अंग्रेज़ टीपू सुल्तान से क्यों आग बबूला थे, इस लड़ाई के क्या परिणाम हुए। तो अब अंग्रेज़ जो थे वो क्यों आग बबूला थे, अभी आपने जाना कि अंग्रेज़ों को जो क्या नाम है, चंदन की लकड़ी, इलायची, ये सब लेते थे, इसको किसने रोका था, टीपू सुल्तान ने रोका था, इसीलिए हुआ। तो लड़ाई का लास्ट परिणाम क्या निकला, क्या टीपू सुल्तान मारे गए और पूरी तरह से हुकूमत अंग्रेज़ों के हाथ में आ गई। चलिए आंसर देखते हैं। इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं कि टीपू सुल्तान ने अपने राज्य के जो बंदरगाह थे उनके माध्यम से चंदन और जो आपकी काली मिर्च थी, इलायची थी, इन सब के निर्यात को रोक दिया था। ठीक है, और अपने स्थायी व्यापारियों को भी मना कर दिया था, जिसके बाद 1799 में लड़ाई हुई थी और टीपू सुल्तान मारा गया था। और लास्ट में फिर से जो आपका जो एरिया था टीपू सुल्तान वाला, उसके ऊपर भी वही कानून लगा दिया गया था और वो भी अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गया था। कर लेंगे, चलिए आगे पढ़ते हैं। को तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, मराठा संघ के प्रमुख राजवंश कौन से थे और ये संघ किस प्रकार शासित करता था। तो इसको लिखना है। चलिए देखते हैं कि कौन कौन से मेन थे और ये किस तरह से अपना शासन चलाता था। यहाँ आपका लिखा है कि इसमें कौन कौन से थे, सिंधिया थे, होलकर थे, गायकवाड़ थे और जो आपके भोसले थे, ये लोग थे, ये राजवंश शामिल थे और इनके जो सरदार हुआ करते थे, विभाजन थे, ये अलग अलग हिस्सों में विभाजन थे। इसका जो मुख्य था उसको हम लोग पेशवा कहा करते थे और जो पेशवा हुआ करता था ये पुणे में रहता था और इसके पास सारी शक्तियाँ हुआ करती थी और यही सब कुछ नियंत्रण करता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपका लास्ट क्वेश्चन लिखा है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठों को किस प्रकार से अपने अधीन किया, यानी उनको किस तरह से अपने अंडर में करा, अपने वंश में करा। चलिए तो इसका आंसर देख के वीडियो फिनिश करते हैं। आपका आंसर जो है इसको लिख लीजिए कि 1857 से 19 के 1817 से 19 के तहत जो तीसरी मराठा युद्ध हुई थी उसके बाद मराठिया की जो शक्तियाँ थी उनको पूरी तरह से कुचल दिया गया था और पेशवा को हटा दिया गया था और उसको क्या करा था, कानपुर में शिफ्ट कर दिया गया था। इसके बाद कंपनी ने अपना पूरा नियंत्रण वहाँ पे कर लिया था। तो कर सकते हैं आसानी से। चलिए तो आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतने। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।